सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 के इतिहास विषय का पाठ 1 कैसे, कब और कहाँ का आगे का प्रकरण हम किस तरह जानते हैं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, इससे पहले हमने देखा कि इतिहास को जानने के लिए इतिहासकार के लिए तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। इतिहास के लिए हम पहले और बाद के बात करते हैं, लेकिन हमारे आसपास की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी चीज़ें होती हैं हम उनके बारे में बात नहीं करते हैं, उनके इतिहास के बारे में सवाल नहीं करते हैं और हम उन चीज़ों को स्वाभाविक मानकर ही चलते हैं। यानी कि जो हमें दिखाई दे रहा है वह हमेशा से ऐसा ही होता रहा है। लेकिन कई बार ऐसी क्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो कि लंबे समय तक चलती रहती है। जैसे भारत में लोगों ने अचानक से ही एक दिन में सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं किया था। इसका स्वाद धीरे धीरे लोगों की ज़ुबान पर चढ़ा। ठीक इसी तरह अंग्रेजी शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि हम नहीं बता सकते हैं, और साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ यह बताना भी संभव नहीं है। फिर भी लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर देखते हैं। कौन सी तारीख कितनी महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानते हैं, और अगर हमारे अध्ययन का विषय बदल जाता है तो तारीखें भी अपने आप ही बदल जाती हैं और महत्वपूर्ण तारीख भी बदल जाती है। इसके बाद हमने ये देखा था कि हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। भारतीय इतिहास को समझने के लिए जिन अवधियों को बांटा गया था, इतिहास को मुख्य तौर से हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। और ये जो वर्गीकरण है ये स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री जेम्स मिल ने किया था। लेकिन इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में क्यों बांटते हैं, हमने देखा था कि इसकी एक वजह है। हम एक दौर की खासियत या उसके मुख्य तत्व को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। अंग्रेज़ों ने जो वर्गीकरण किया था उसके आधार पर इसी वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। क्योंकि अंग्रेज़ों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता और मुक्ति नहीं थी, और ना ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। इसीलिए बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। इसके बाद हमने देखा कि औपनिवेश क्या होता है, यानी जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से कई तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस बदलाव आने की प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि हम इतिहास को किस तरह जानते हैं। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले है कि प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेज़ों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद भी किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। इसके बाद आगे देखिए, अंग्रेज़ों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज़ों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवाए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट,
कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार यानी आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहाँ आप जिलाधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों और प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें भी बनाई जाती थी। जैसे कि ये देखिए कि यहाँ पर ऐसे ही एक रिपोर्ट आपको दिखाई दे रही है, गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उसी समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्टें मिल रही थी उनके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। सबसे पहले बम्बई में कि इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। और कराची से क्या रिपोर्ट भेजी गई? 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर और सैनिक निगरानी में हैं। और विशाखापट्टनम से भेजी गई रिपोर्ट, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और कहीं कोई भी हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर ना आए। तो इस तरह से जो भी रिपोर्ट भेजी जाती थी उन्हें सुरक्षित रखा जाता था। इसके बाद देखिए, तो जो इस तरह से इनके प्रतिवेदन और रिपोर्ट थी जो लिखते थे उन्हें खुशनसीबी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेखन नवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी और इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी थी। तो इसके बाद सबसे पहले यहाँ जो हमारा चित्र है ये देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो कि 1920 के दशक में बनाया गया था। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ था तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वाइसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेज़ों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। इसके बाद कि सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेज़ों का विश्वास था कि किसी भी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उनको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए और इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों और फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेज़ों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। तो ये देखिए यहाँ पर आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, यह है शरीफे का पौधा जो कि 1770 का दशक है। अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी और इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे।
अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारियाँ किस तरह से इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता लगता है। इसके बाद है अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। लेकिन इससे पहले देखिए, नीचे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है कि ये बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई यह तस्वीर है, जो कि 1832 में बनाई गई थी। ध्यान से देखेंगे कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। तो ये देखिए कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है हमें। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोर देना चाहता है। ऐसा ही एक चित्र और है, ये देखिए, यह है 1857 के विद्रोह का चित्र। और तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से हमें देखना चाहिए, उनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है और इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेज़ों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। और इस विद्रोह के बारे में हम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ेंगे। अब इसके बाद है कि अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे रिकॉर्ड्स हैं वो सरकारी रिकॉर्ड हैं और इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे और उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में भी मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इसके बाद इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। और इसी लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएँ, स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएँ महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी लिखा था। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे, और इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि उस समय आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर, सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी। इसके बाद देखिए कि यहाँ पर एक और स्रोत दिखाई दिया है कि इंसानों के खाने के लायक नहीं है, कि अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है कि दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइंस बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया था। और जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया और एक हड़ताली का कहना था, पुलिस लाइंस की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते हैं। तो इस तरह से हमें अखबारों से, डायरियों से और यात्राओं से, यात्रियों के संस्मरण से,
महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाओं से, पुस्तक पुस्तिकाओं से इतिहास को जानने में मदद मिलती है। इसके बाद देखिए कि एक प्रश्न है कि स्रोत 1 और 2 को देखें। क्या आपको प्रतिवेदनों के स्वरूप में कोई फ़र्क दिखाई देता है? बताएं कि आपको क्या फ़र्क दिखाई देता है। तो स्रोत 2 तो हमने पढ़ा कि जो पुलिस लाइंस का खाना था वो इंसानों के खाने के लायक नहीं था। और स्रोत 1 में हमने ये देखा था कि गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट थी मुंबई, कराची और विशाखापट्टनम की। तो इसमें क्या है कि हमें दोनों प्रकार के प्रतिवेदनों के स्वरूप में काफ़ी फ़र्क दिखाई देता है। दोनों ही प्रकार के प्रतिवेदनों का स्वरूप अलग अलग है। जो स्रोत 1 है उसमें सरकारी कर्मचारियों के द्वारा गृह विभाग को रिपोर्ट भेजी गई है, और वहीं जो स्रोत 2 है इसमें अखबार द्वारा दी गई एक रिपोर्ट है। तो जो स्रोत 1 की रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट के अंदर विद्रोहियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का वर्णन किया गया है। यह रिपोर्ट उन कारणों को नहीं बताती कि इन लोगों ने विद्रोह क्यों किया, ऐसी स्थिति क्यों हुई। साथ ही यह रिपोर्ट उन कारणों को भी नहीं बताती कि ऐसी स्थिति आई ही क्यों। यह विद्रोहियों के पक्ष को उजागर नहीं करती है, सिर्फ अधिकारियों की द्वारा की गई कार्रवाई को ही बता रही है। और वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा स्रोत है उसकी रिपोर्ट मीडिया की निष्पक्ष रिपोर्टिंग का एक उदाहरण है। और इसमें ये लिखा गया है कि पुलिस ने हड़ताल क्यों की थी, हड़ताल कहाँ की और हड़ताल कैसे हुई थी। अतः यह जो स्रोत 2 है, यह प्रतिवेदन अधिक वास्तविक है और यह मानवतावाद के विरुद्ध सरकार की इस प्रवृत्ति को उजागर भी करता है कि इंसानों को ऐसा खाना दिया जा रहा है जिसे जानवर भी नहीं खा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये अध्याय है वो पूरा होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।